नमस्कार मित्रों, मैं नितेश सिंह। प्रतिमान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रतिमान एकेडमी के बैनर तले जो है सामान्य हिंदी यानी कि सामान्य हिंदी का एक सेक्शन जिसको हम हिंदी के व्याकरण कहते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं हिंदी व्याकरण की, तो हिंदी व्याकरण हिंदी की जो है साहित्य है, हिंदी की जो भाषा खंड है या हिंदी की जो रचनाएं हैं वो सब के लिए आवश्यक है। अगर हिंदी की व्याकरण न हो तो आप समझ लीजिए कि फिर साहित्य यानी कि लिटरेचर जो है अधूरा रह जाएगा, क्योंकि बिना व्याकरण का जो कहते हैं ना कि मुझे सजना है सजना के लिए, तो जो सजावट है, बुनावट है, जो शब्दों की श्रेष्ठता है, जो शब्दों की बनावट है, ये सब जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो व्याकरण से। मतलब व्याकरण ही हमें सिखाता है कि राम जाता है और सीता जाती है ना। तो यानी कि ये कह सकते हैं हम लोग कि जो हिंदी की जो प्रथम परंपरा है वो ये है कि सामान्य हिंदी में व्याकरण का अपना एक अलग रोल है। और उस हिंदी के व्याकरण में आज हमारी जो पहली रेगुलर क्लास होगी उसमें जो पहली क्लास है वो है संज्ञा। एक आसान सा टॉपिक को लेकर के हम लोग आए हैं। अगर हम लोग संज्ञा की बात करें तो ये कह सकते हैं कि संज्ञा एक महत्वपूर्ण सेक्शन है जो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग भी है और समझना आसान भी है। हालांकि आप देखिएगा संज्ञा को लेकर के अलग अलग बातें कही गई हैं। लोगों ने कहा कि संज्ञा जो है वो आसान सा टॉपिक है, जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही है वो सब संज्ञा है, संज्ञा के वो सभी रूप हैं। लेकिन अगर हम संज्ञा की विचारधारा की बात करें तो ये कह सकते हैं कि इसमें बहुत गहराई है, चीज़ों को समझना है। सिर्फ किसी व्यक्ति, सिर्फ किसी वस्तु, स्थान या जाति या भाव के नाम को अगर हम बात करते हैं संज्ञा कह लें तो इससे परिभाषा क्लियर नहीं होता। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि संज्ञा की जो परिभाषा है वो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है और हमारी जो जर्नी है वो यहीं से शुरू होती है। तो एक बार आइए हम लोग देखते हैं संज्ञा की नई डेवलपमेंट को किस तरह से एक्सेप्ट हो रहा है। अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग चर्चा कर रहे हैं संज्ञा का, है ना। अगर अंग्रेजी में इसकी हम चर्चा कर लें तो ये कह लें कि संज्ञा को हम लोग नाउन कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं भाई? नाउन कह लेते हैं। थोड़ी सी अगर हम विचारधारा की बात करें, विचारधारा की श्रेष्ठता की बात करें तो ये कह लेंगे कि संज्ञा जो है वो किसे कहेंगे। अच्छा, हिंदी में जो खास करके अगर हम देखें व्याकरण में अगर हम बात करें या फिर किसी विचारधारा में बात करें तो दो तीन बातें समझनी है कि इसमें परिभाषा का बहुत बड़ा रोल है। परिभाषा का बहुत बड़ा रोल है। तो आप सोचिए कि परिभाषा लिखा किसने होगा, परिभाषा बनाया किसने होगा। तो अगर हम बात करें तो व्याकरण का जो इतिहास है हिंदी में अगर हम लोग चर्चा कर लें तो ये कह सकते हैं कि जो व्याकरण का इतिहास है वह एक परंपरा के साथ जुड़ा हुआ है। और व्याकरण का इतिहास द्विवेदी युग में लिखा गया और इसको लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं कामता प्रसाद गुरु, है ना। कामता प्रसाद गुरु और साथ ही सहयोगी के रूप में जो है भोलानाथ तिवारी। क्या भाई? कामता प्रसाद गुरु और भोलानाथ तिवारी। ये उस समय लिखा गया जब साहित्य का द्विवेदी युग चल रहा था, है ना। द्विवेदी युग के दौर में हिंदी की व्याकरण लिखी गई। हिंदी की व्याकरण आधुनिकता का जो है समय है। अगर हम इस विचारधारा की बात करें, इनकी डेवलपमेंट की बात करें तो ये कह सकते हैं कि हिंदी का जो व्याकरण है उसका इतिहास कामता प्रसाद गुरु के द्वारा लिखा गया। और इनके जो सहयोगी थे वह का मतलब है एवं, यानी इनके जो सहयोगी इनके साथ जो काम किए थे, जिन्होंने इस हिंदी की व्याकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनका नाम है भोलानाथ तिवारी। तो हम लोग अब समझ गए कि हिंदी की व्याकरण को जो है किसी ने परिभाषित किया है और उसी परिभाषा को हम लोग पढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो अलग अलग उदाहरण हम समझ सकते हैं, चीज़ों को जान सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये कहा जाए कि जो है संज्ञा किसे कहेंगे, सर्वनाम किसे कहेंगे, तो जो परिभाषिक शब्दावली है वह इन्हीं की संग्रह है। किसका भाई? कामता प्रसाद गुरु और फिर भोलानाथ तिवारी। तो अब आपसे कुछ कोई पूछे कि भारत में जो हिंदी की व्याकरण लिखी गई वो किसने लिखा, तो क्या कहेंगे? कामता प्रसाद गुरु और उनके सहयोगी भोलानाथ तिवारी। और फिर ये पूछा जाएगा कि हिंदी का व्याकरण कब लिखा गया, तो 1915 से 17 के बीच में, है ना। 1915 से 17 ईस्वी के बीच में, जो समय द्विवेदी युग का है। क्योंकि भारतीय इतिहास में जो है साहित्य के इतिहास में 1900 से लेकर 1918 का समय द्विवेदी युग है, जिसके प्रणेता
महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, है ना। और महावीर प्रसाद द्विवेदी को प्रेरणार्थक के रूप में जाना जाता है, मतलब उन्होंने किया बहुत कम लेकिन ज़्यादा कुछ करवाया। उनके समय में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई और उसी में एक महत्वपूर्ण घटना है कि हिंदी की व्याकरण की रचना की गई और जो है गुरु और तिवारी जी के सहयोग से। अब हम सीधे टॉपिक पर जाते हैं और हमारा टॉपिक है संज्ञा। बातों को समझिएगा। जैसे हम कह लेते हैं संज्ञा, तो परिभाषा बहुत छोटी सी है। परिभाषा को आप पढ़ के और चले जाएं तो मुझे लगता है कि फिर हिंदी में थोड़ी सी आपको समस्या आ जाएगी, क्योंकि परिभाषा से सिर्फ काम नहीं चलने वाला है और थोड़ी सी इसको कंसेप्ट को डेवलप करना पड़ेगा। और ये भी है कि परिभाषा आज से 100 वर्ष पहले लिखी गई और उसी पे आज सब काम चल जाए, तो इसका मतलब क्या है कि हिंदी के व्याकरण में कोई भी विकास नहीं हुआ, कोई भी विस्तार नहीं हुआ। तो यही कारण है कि हम इसकी चर्चा कर लेंगे। अब देखिए, जैसे यहाँ पे कहा जाता है किसी व्यक्ति, क्या भाई, किसी व्यक्ति, दूसरा क्या है वस्तु, तीसरा क्या है स्थान, स्थान का मतलब प्लेस, है ना, जाति तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो परिभाषा है वो कहीं ना कहीं एक नई विचारधारा है, संज्ञा कहते हैं। और ये परिभाषा समान रूप से दिया गया है, लेकिन सोचिए कि अब इसमें अगर हम बात करते किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, बातों को समझिएगा कि परिभाषा तो बस इतना में ही हो गया, लेकिन अब इसमें तो सारा संसार आ गया भाई। एक चीज़ और हम लोग अगर कहें, हमारी आँखों से जितनी चीज़ें दिखाई दे रही है ना, वह सब संज्ञा के रूप में सामने है। दूसरा, इसमें संज्ञा की परिभाषा पूरा नहीं होता। क्यों नहीं पूरा नहीं होता भाई? क्योंकि हमें एक और संज्ञा भी पढ़ना है, भाववाचक संज्ञा, जहाँ भाव बोध हो, है ना। जैसे हम कहते हैं यौवन, बुढ़ापा, है ना, तो ये क्या है भाई? ये अनुभव होने का विषय है ना। जैसे हम कहते हैं आनंद, जैसे हम कहते हैं लालच, तो इस तरह की जो बातें हैं कि जो है ये कहीं ना कहीं युवावस्था, तो ये जो टर्म्स हैं ये भी भाववाचक संज्ञा है और इसमें हम अनुभव की विषय वस्तु है। इसमें कोई हमारे पास पैमाना नहीं है, मापन की पद्धति नहीं है। ऐसा नहीं कि द्रव्यवाचक संज्ञा के अनुसार हम माप देंगे कि 14 वर्ष का मतलब युवा व्यक्ति, 16 वर्ष का मतलब जवान व्यक्ति, ऐसा नहीं हम कह सकते। सबका अलग अलग कैटेगरी है, उसके जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है, समाज के ऊपर डिपेंड करता है या खान पान के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी आपको महसूस होता होगा कि 16 वर्ष का बच्चा भी सीरियस हो जाता है और 40 वर्ष का बच्चा व्यक्ति भी जो है वो बच्चा बना रहता है, दिल तो बच्चा है जी, है ना। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि संज्ञा में जहाँ हम बात करते हैं, अब चर्चा करें किसी व्यक्ति, तो कोई भी व्यक्ति जो होगा वह संज्ञा होगा। वस्तु यानी कोई भी सामग्री जो होगी वो संज्ञा होगी। स्थान यानी कोई भी जगह का नाम, जैसे मान लीजिए आप इलाहाबाद कह लेते हैं, अब तो प्रयागराज कहेंगे, इलाहाबाद नहीं कहेंगे, प्रयागराज कह लेते हैं, कानपुर कह लेते हैं, है ना, वाराणसी कह लेते हैं, दिल्ली कह लेते हैं, भोपाल कह लेते हैं। ये क्या है भाई? तो सब संज्ञा है। क्लियर है? उसके बाद किसी व्यक्ति का मतलब राम, श्याम, मोहन, सोहन, सब संज्ञा है। और वस्तु का मतलब है जो भी सामग्री है ना, जैसे कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, तख्त हो गया, किताब हो गए, वो सब संज्ञा है। जो है स्थान का मतलब समझ ही गए। जाति का मतलब किसी भी समूह को, जैसे हम गाय कह लेते हैं तो पूरी एक जाति का बोध हो जाता है ना। हम जो है शिक्षक कह लेते हैं तो पूरी एक समूह का बोध, एक जाति का बोध हो जाता है। भाव का मतलब आप समझ ही रहे हैं, भाव का मतलब हो जो अंदर की आवाज़ है, यानी कि हम आनंद की बात कर लेते हैं, मोह की बात कर लेते हैं, यौवन की बात कर लेते हैं, बुढ़ापा की बात कर लेते हैं, बचपना की बात कर लेते हैं। ये भाव है। और भाव किसका फीलिंग है भाई? वह व्यक्ति जो सामने है ना। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो भाव है ना, ये भी कहीं ना कहीं संज्ञा के प्रतिरूप को या संज्ञा के परिभाषा को दिखाता है। और यही कारण है ना कि भाव के प्रतिरूप को छोड़ दीजिए तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि जितनी सामग्रियां हैं, जो भी हमें खुली आंखों से दिखाई दे रही है, वो सब संज्ञा है, वो सब संज्ञा के रूप में है। कुछ हम उदाहरण कर लेते हैं। परिभाषा आप एक बार फिर दोबारा देख लीजिएगा, है ना बच्चे। थोड़ा सा परिभाषा आप लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं।
आपको समझ लीजिए कि संज्ञा जो है सबसे पहला सेक्शन है, पहला चैप्टर है और बहुत आसान सा है, इसको समझना बहुत आसान है। अब थोड़ा सा हम संज्ञा के उदाहरण करते हैं। उदाहरण का मतलब क्या है भाई, जैसे हम लोग कह लेंगे राम, है ना, जैसे हम लोग कह लेंगे श्याम, जैसे हम लोग कह लेंगे मोहन, है ना, जैसे हम लोग कह लेंगे सीता, जैसे हम लोग कह लेंगे गीता। अब देखिए ये एक सेक्शन में हो गए, किसी का नाम हो गया, है ना। दूसरा हम जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कह लिया प्रयागराज, हमने कह लिया कानपुर, हमने कह लिया दिल्ली, हमने कह लिया वाराणसी, है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हमने कह लिया, हम लोगों ने कह लिया शिक्षक, हम लोगों ने कह लिया कुर्सी, हम लोगों ने कह लिया गाय, हमने कह लिया जो है अलग अलग से डेवलपमेंट की बात कर लेंगे, तो जो भी चीज़ें है ना, टेबल, ये कुछ भी कह लीजिए, ये सारी जो व्यवस्था को एक तरह से डेवलप कर लिए। और फिर जैसे हम यहाँ बात कर लेते हैं आनंद की, मोह की, लालच, युवावस्था, बुढ़ापा। अब देखिए बातों को समझिएगा, आप यहाँ पे थोड़ा सा बातों को समझिए। हम ये कहना चाहते हैं कि आप सोचिए कि यहाँ आपको सिर्फ अंतिम लाइन को छोड़ दीजिए, या आनंद, मोह, लालच, युवावस्था, बुढ़ापा, इनको छोड़ दीजिए तो सब दिखाई देने वाले हैं, आंखों से दिखाई देते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति आनंद मतलब किसी बात पर किसी को गुस्सा, जैसे आनंद के जगह पे गुस्सा हो जाएगा, मोह हो जाएगा। तो मोह जो है, किसी व्यक्ति को आनंद कितना आता है, गुस्सा कितना आता है, किसी व्यक्ति को किसी के प्रति मोह कितना है, यह देखने वाली विषय वस्तु नहीं है, यह अनुभव करने वाली विषय वस्तु है। और यही कारण है कि संज्ञा के जो 5 भेद हैं, कौन कौन से भाई, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, है ना, भाववाचक। तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपके संज्ञा के जो रूप हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ये चारों एक जैसे हैं जो दिखते हैं, लेकिन भाववाचक जो संज्ञा है वह अनुभव का विषय वस्तु है। और यही कारण है कि वो अपने आप में अलग से डेवलपमेंट की बात करते हैं। अब जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन की बात हो गया, तो ये व्यक्ति का नाम हो गया। प्रयागराज, कानपुर, दिल्ली, वाराणसी स्थान का नाम हो गया। ये जाति हो गए, गाय, टेबल, शिक्षक, कुर्सी, है ना। और ये फिर जो है अनुभव के विषय वस्तु हो गए। तो ये सब किस में आ जाएंगे भाई, संज्ञा में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो भाव हमारे अंदर जो है अनुभव का भाव हो, और दूसरा जो हमें खुली आंखों से दिखाई दे रही हो, वो सभी विषय वस्तु, वो सभी व्यापकता को हम लोग एक सिरे से देखेंगे और उसका हम एक नया नाम रखेंगे, उसके में एक नई पैमाना रखेंगे, और वह नाम क्या होगा भाई, संज्ञा। क्या होगा, संज्ञा। अब हम संज्ञा के भेद की चर्चा करते हैं। संज्ञा के भेद की चर्चा करते हैं। आ जाइए, इसको भी एक बार लिख लीजिए आप लोग, है ना। जब जब लिखने का जब टाइम जो है लिख लीजिए, रोक करके स्क्रीन, और नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको लिख करके और आगे चलिए। अब हम आगे चर्चा करते हैं संज्ञा के भेद। क्या भाई, संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। अब संज्ञा के जो भेद हैं, अगर हम उसकी बात करें तो संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद हैं, है ना। कितने भेद हैं भाई, 5 भेद। कौन कौन से चर्चा करेंगे, तो आप चर्चा करेंगे यहाँ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। दूसरा क्या नाम है भाई, व्यक्तिवाचक के बाद जातिवाचक संज्ञा। क्या नाम है, जातिवाचक संज्ञा, है ना। व्यक्तिवाचक के बाद जातिवाचक। अच्छा, इसको चाहें तो ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, द्रव्य। और द्रव्य को ही ऑब्लिक करके पदार्थवाचक भी लिख दीजिएगा। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक एक ही शब्द है, क्लियर है, पदार्थवाचक संज्ञा। इसके आगे जब हम लोग चलते हैं तो जो है चौथा हमारे पास आ जाएगा समूहवाचक संज्ञा, है ना। समूह का मतलब है जैसे गुच्छा हो गया, है ना, मेला, अगर हम गुच्छा की बात कर लेते हैं, श्रृंखला की बात कर लेते हैं, तो ये समूह के रूप में सेना की बात कर लेते हैं, है ना।
तो ये समूहवाचक संज्ञा के रूप में हो जाता है। और अंतिम की जिसकी चर्चा हम कर लेते हैं वो है भाववाचक संज्ञा। क्या भाई? भाववाचक संज्ञा। अब देखिए संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद हैं। क्या भाई? संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद हैं और इन पांचों भेदों को हमें समझना होगा। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्य या पदार्थवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, है ना। तो ये सब मिलाकर के 5 भेद हैं। अगर हम संज्ञा की परिभाषा की बात करें, संज्ञा के विकास की अवस्था की बात करें, तो ये कह सकते हैं कि ये 5 भेद ही संपूर्णता को दिखाता है। तो अभी हमने पिछले पेज पर क्या पढ़ा था भाई? संज्ञा। अब क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? संज्ञा के 5 भेद। संज्ञा के कितने भेद हैं अगर हम बात करें तो 5 भेद। कहीं कहीं आपको संज्ञा के 3 भेद भी दिखाई देंगे। तो 3 भेद का मतलब है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक एक साथ आ जाएगा, द्रव्य और भाववाचक की बात हो जाएगी। लेकिन मुख्यतः अगर हम विचारधारा की बात करें, मुख्यतः हम लोग डेवलपमेंट की बात करें, तो ये कह सकते हैं कि संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो 5 भेद, है ना। देखिए क्लास में ही आपको चीज़ें याद हो जानी चाहिए। क्लियर है ना? बिल्कुल। क्लास में याद हो जाएगा ना, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि एक बार के रिवीजन में ही सब याद हो गया। जब हमारी सिलेबस ख़त्म होगी, जैसे पूरी पाठ्यक्रम ख़त्म होगी, आपकी पूरी जो है व्याकरण ख़त्म हो जाएगी और फिर आप जो है दूसरा विषय को पढ़ने लगेंगे, है ना। तो ये बहुत आसानी से, इसीलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, क्योंकि चीज़ों को समझ लेंगे तो फिर आसान हो जाएगा, है ना। और दूसरा क्या है कि एकेडमिक जिनकी बहुत बढ़िया होगी ना, एकेडमिक का मतलब है 6 to 12 जिनकी अच्छा होगी, उनका कंपटीशन भी बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा जो होता है ना, इसी के बेस पर आधार होता है। तो जिनके एकेडमिक बढ़िया है, जिनकी जो है विषय वस्तु की समझ अच्छी है, उन्हें कहीं कोई समस्या नहीं आती। तो हम अगला पेज पर आ जाते हैं और हमारे पास सबसे पहला उदाहरण होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, और इसकी हम चर्चा कर लेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, और फिर इसकी एक्सेप्टेंस की बात कर लेते हैं जो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आ जाइए, सबसे पहला लिखिएगा 1 नंबर पे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। इसमें आप लिखेंगे जिस संज्ञा से केवल एक व्यक्ति, जिस संज्ञा से केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए परिभाषा में कुछ खास है नहीं, परिभाषा आप कहीं से भी याद कर लेंगे, लेकिन मेरा प्रयास ये है ना, कि आपको इतना बढ़िया से समझा दिया जाए कि फिर किसी परिभाषा की ज़रूरत ना पड़े, किसी विचारधारा की ज़रूरत ना पड़े, और फिर बहुत आसानी से चीज़ें आपको डेवलप हो जाए, या कह सकते हैं कि बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए, जिससे कि आपको बाद में जाकर के असुविधा ना हो, है ना। क्योंकि देखिए हिंदी का क्या है, क्लास में ही हिंदी आपको समझ में आ गया तो फिर ठीक है, क्योंकि हिंदी व्याकरण जो है वह बहुत आसान भी है अगर अच्छा से पढ़ते हैं तो, और फिर अगर आप नहीं पढ़ते हैं अच्छा से तो बहुत कठिन भी है ना। लोग कहते रहते हैं कि हिंदी का व्याकरण मेरा अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है भाई? क्योंकि आपने समय पर ध्यान नहीं दिया है। दूसरी बात ये कह लें कि जिनकी हिंदी की व्याकरण अच्छा नहीं होगी ना उनका साहित्य अच्छा होगा, ना उनकी लेखन शैली अच्छी होगी। राइटिंग स्किल्स जो होता है ना, इसी पर डेवलप होता है। जैसे सोचिए आपको ये पता नहीं है कि जो है लिंग में कि कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है, कहाँ एक वचन लगेगा, कहाँ बहुवचन लगेगा, कहाँ समास की बात होगी, कहाँ संधि की बात होगी। अगर आपको ऐसा पता नहीं है, रस छंद अलंकार में अंतर पता नहीं है,
तो सोचिए कि आप साहित्य की या भाषा खंड की रचना या फिर उसके समझ को कैसे डेवलप कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना। तो इसका मतलब ये है कि हमारी पूरी साहित्य, पूरी विचारधारा हिंदी का व्याकरण पर निर्भर है। तो जिनकी व्याकरण अच्छी, उनका सब कुछ अच्छा है ना। तो हमने व्यक्तिवाचक के संज्ञा की परिभाषा लिख लिया है। क्या लिखा है भाई? जिस संज्ञा से केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति के नाम की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ हम कह लेंगे राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता। ये सब इंडिविजुअल नाम है। इंडिविजुअल का मतलब है व्यक्तिगत नाम है। तो इनकी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमारे पास शब्द होगा भारत, जापान, चीन, पाकिस्तान, फ्रांस इत्यादि, है ना। जैसे हम आगे की बात कर लेते हैं, जैसे हम नदी की बात कर लेंगे, तो यहाँ पे आपके पास गंगा, यमुना, गोदावरी, है ना, गोदावरी, ताप्ती इत्यादि। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया भाई? राम, श्याम, मोहन, सोहन हो गया। तो एक सिरे में क्या है कि व्यक्ति का नाम हो गया। दूसरा सिरा क्या है? भारत, जापान, चीन, पाकिस्तान, फ्रांस। ये क्या हो गया भाई? तो इसको हम कह लेंगे कि ये जो है आपका किसका नाम हो गया? तो शहर का नाम हो गया। तो शहर का नाम जहाँ पे हो जो है, तो वो क्या होगा भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, गोदावरी हो गया, ताप्ती हो गया, है ना, क्षिप्रा नदी हो गया। तो जितनी भी नदियाँ हैं जो, वो सब नदी के नाम जब हम लिखेंगे तो सब नदी के नाम क्या हो जाएगा भाई? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं, जैसे राज्य के नाम हम बात कर लेते हैं इसके आगे। ये पहले पेज लिख लीजिए, है ना, इस पेज को लिख लीजिए, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके आगे जैसे हम लोग चलते हैं, तो फिर जैसे हम राज्य का नाम ले लेते हैं, आ जाइए। फिर इसको उदाहरण जितना करेंगे उतना अच्छा रहेगा। जैसे हम राज्य की बात कर लेंगे, यहाँ हो गया पंजाब, है ना, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश, ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश, ये हो गया आपका राजस्थान। अब ये जो नाम है ना, ये किसी का भी, शहर का नाम हो, राज्य का नाम हो और देश का नाम हो, जो भी इंडिविजुअल है, जो भी क्लोज है, वो सब क्या हो जाएगा भाई? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जिसके हम अलग अलग से परंपरा की बात कर लेते हैं, अलग अलग से विकास की बात कर लेते हैं। कुछ पुस्तक का नाम हम लिख लेंगे। जैसे हमारे पास पुस्तक के रूप में रामायण, है ना, पुस्तक के रूप में महाभारत, है ना, गोदान। गोदान किसकी रचना है भाई? मुंशी प्रेमचंद। कामायनी, कामायनी किसकी पुस्तक है? बताइए। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की। अच्छा, और आगे हम चलेंगे तो जैसे हमने रामायण लिखा, तो रामायण किसकी है भाई? वाल्मीकि की। महाभारत तो वेद व्यास, है ना। गोदान तो फिर प्रेमचंद। तो किसी व्यक्ति ने पुस्तक का नाम लिखा है, तो ये सारे पुस्तक के जो नाम हैं वो कहीं ना कहीं एक नए स्पेशल डेवलपमेंट के साथ जुड़ जाते हैं। तो व्यक्ति का नाम हो, जो है किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी जाति का नाम हो, किसी शहर का नाम हो, किसी नदी का नाम हो, किसी पुस्तक का नाम हो, इस तरह की जो विकास की अवस्था है, जो विकास की सोच है, वो कहीं ना कहीं एक नए एक्सेप्टेंस को डेवलप करता है। और यही कारण है कि हम इस विचारधारा की बात करें, इस विचारधारा में नए चीज़ों के एक्सेप्ट की बात करें, तो वह अपने आप में नई विकास की अवस्था है। तो जिसे हम देख लेंगे एक बार फिर दोबारा। आ जाइए, हमने क्या कहा भाई? पहले पेज पे हमने आया कि जिस संज्ञा से केवल एक व्यक्ति, एक वस्तु का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, हमने फिर उदाहरण ले लिया। उदाहरण में क्या लिखा भाई? एक जगह व्यक्ति का नाम, एक जगह देश का नाम, एक जगह नदी का नाम। और इसके आगे जब हम लोग चलते हैं, इसके आगे चलते हैं तो एक जगह जो है
आपका राज्य का नाम, एक जगह पुस्तक का नाम, इसके जब आगे चलते हैं हम लोग तो फिर हमारे पास नई एक्सेप्टेंस की डेवलपमेंट होगी, यानी हम ये कह सकते हैं कि एक नई सोच होगी। और ये सोच क्या होगा भाई कि अब व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको, मुझे विश्वास है कि समझ में आ गई होगी। अब हम चर्चा कर लेंगे थोड़ा सा संज्ञा के दूसरा भेद, और उस भेद को हम लोग कह लेते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या कह लेते हैं भाई? जातिवाचक संज्ञा। चीज़ों को समझिएगा, है ना। नाउन जो है वो संज्ञा के रूप में सामने था, जिसको अंग्रेजी में यानी कि रोमन लिपि में हम क्या कहते हैं? नाउन कह लेते हैं। और हिंदी का मतलब है देवनागरी लिपि में इसे हम क्या कह लेते हैं? तो संज्ञा कह लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की संपूर्ण जाति का बोध होता है। अब देखिए परिभाषा क्या है भाई कि जातिवाचक संज्ञा से, क्या है भाई? जातिवाचक संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध होता है। संपूर्ण जाति का बोध होता है। बातों को समझिएगा, ये हमारी परिभाषा है। अगर हम लोग थोड़ी सी बात करें विचारधारा के रूप में, विकास की अवस्था के रूप में, तो ये हमारा परिभाषा हो गया इस तरह से कि जातिवाचक संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध होता है। अभी हम लोग संपूर्णता की बात नहीं कर रहे थे। अभी आपको ध्यान होगा कि जब हम चर्चा कर रहे थे तो हम लोग क्या कह रहे थे भाई कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम लोग एक विचारधारा की बात कर रहे थे, एक विकास की अवस्था की बात कर रहे थे, एक नई सोच को डेवलप कर रहे थे। उसमें क्या था, अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने जो व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने पढ़ा उसमें क्या कहा कि किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु, किसी एक नदी, किसी एक शहर, किसी एक राज्य, किसी एक जो है देश, या फिर किसी एक पुस्तक के नाम जो थे उसको हमने लिखा और क्या पढ़ लिया था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अब कह रहा है कि पूरी संपूर्णता में जिसकी बात हो। संपूर्णता का मतलब क्या है? जैसे हम जो है पुस्तक कह लेते हैं, जैसे मैं कहूँ कि मैं गोदान पढ़ रहा हूँ तो आप समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति हिंदी की पुस्तक या हिंदी का उपन्यास प्रेमचंद का पढ़ रहा है। लेकिन अगर हम ये कहें कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ तो फिर आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि ये पुस्तक साइंस की है, ये हिंदी की है, इतिहास की है, ज्योग्राफी की है, मैथमेटिक्स की है, रीजनिंग की है। नहीं पता चलेगा। क्यों? जैसे हम कहते हैं कि मैं गंगा नदी में नहा रहा हूँ तो आप समझ जाएंगे कि भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल वाले एरिया में यह व्यक्ति कहीं ना कहीं नहा रहा है। लेकिन हम ये कह दें कि मैं नदी में नहा रहा हूँ तो उससे क्या होगा? हम अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो नदी भारत में है, वो नदी ऑस्ट्रेलिया में है, वह नदी न्यूजीलैंड में है, वह अमेरिका में है, वह फ्रांस में है, वो जर्मनी में है। तो यानी कि जब हम बातों को गूढ़ रूप में कह दें, एक जो है जैसे कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, है ना, तो फिर ये एक शब्द है, और मैं विद्यालय जा रहा हूँ तो दोनों में क्या हो गया? विद्यालय जैसे कहते हैं ना तो एक इंडिविजुअल जगह का नाम हो गया। लेकिन कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ तो अब नहीं पता आप खेलने जा रहे हैं, आप घूमने जा रहे हैं, आप शहर जा रहे हैं, आप ट्यूशन जा रहे हैं, आप विद्यालय जा रहे हैं, नहीं क्लियर है ना। वैसे ही जैसे कि हम बात करते हैं तो कहते हैं कि मैं एक देश में रहता हूँ, तो फिर हम किसकी चर्चा करेंगे? विश्व के जो 150 प्लस देशों की श्रेणी है उसमें हम कहाँ कहाँ खोजेंगे। लेकिन अगर हम कहते हैं कि मैं भारत में रहता हूँ तो ये समझ में आ जाएगा कि एशिया महादेश का एक देश जिसका नाम भारत है, ये यहाँ का व्यक्ति है। तो जब हम चीज़ों को खोल करके आसानी से, जब कैमरा हम जूम करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब कैमरा जूम करने की बात नहीं होगी तो जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है भाई? अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध। देखिए यही की पॉइंट है, यही इसके मजबूत शब्द हैं। की पॉइंट का मतलब मजबूत शब्द, यानी कि जातिवाचक संज्ञा को आपको समझना है ना तो फिर सीधे सीधे आप ये समझ लीजिए कि जातिवाचक संज्ञा में संपूर्ण जाति की बोध करने का रूप लिया गया है। और यही कारण है कि ये अपने आप में थोड़ा सा चैलेंजिंग है इसकी विचारधारा। हम कुछ उदाहरण से समझेंगे, आ जाइए। जैसे अगर हम बात करें
तो ये कह सकते हैं हम लोग आदमी, औरत, लड़का, लड़की। अब देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा, है ना। भाई, बहन, ये सब एक जैसे हैं, लेकिन एक भी इसमें व्यक्तिवाचक नहीं है। जैसे हम कहते हैं मोहन जा रहा है, तो मोहन क्या है? आदमी है। तो मोहन जब होगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन कह रहे कि एक आदमी जा रहा है, तो फिर क्या कहेंगे भाई? जातिवाचक। जैसे मैं कहूँगा सीता जा रही है, तो व्यक्तिवाचक। लेकिन मैं कहूँगा कि एक औरत जा रही है, तो फिर क्या हो जाएगा? जातिवाचक। जैसे मैं कहूँगा लड़का, तो मैं कहा कि सोनू, है ना, तो फिर क्या है? एक लड़का हो गया। लेकिन जैसे मैं कहता हूँ मोहिनी, तो फिर एक लड़की हो गई। तो जब नाम रख दिया जाएगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और जब नाम नहीं रखा जाएगा तो जातिवाचक के रूप में सामने हो जाएगा, है ना। जैसे अगर हम आगे बात करें शिक्षक। अब शिक्षक में आपको पता नहीं है कि गणित का शिक्षक है, मानविकी का शिक्षक है, लेखक। अब लेखक भाई किस भाषा का लेखक? हिंदी का, जर्मन का, फ्रेंच का, अंग्रेजी का, है ना। मंत्री, जैसे कहते हैं कि फलना साहब मंत्री हैं, लेकिन कोई ये कहता है कि ये जो है इस्पात मंत्री हैं, ये कृषि मंत्री हैं, ये जो है शिक्षा मंत्री हैं, ये जो है आपके क्या कहते हैं, गृह मंत्री हैं। तो जब किसी के साथ जोड़ दिया जाएगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन सीधे कहते हैं कि ये मंत्री हैं, तो फिर इससे पता नहीं चलेगा ना कि मंत्री हैं, तो कौन सा मंत्री, किस मंत्री की बात कर लेते हैं। जैसे हम आगे फिर चलते हैं, गाय की बात कर लेते हैं। अब जो है लाल गाय की बात करेंगे तो इंडिविजुअल हो जाएगी गाय, है ना। हम बात कर लेते हैं हॉर्स, घोड़ा, है ना, इसकी बात कर लेंगे। इसके आगे जब हम चलेंगे तो विचारधारा की बात कर लेंगे। जैसे हम तोता की बात कर लेते हैं, है ना, मोर की बात कर लेते हैं। तो पूरा क्या हो गया? एक जाति का बोध हो गया। और यही कारण है कि इस विचारधारा की समझ जो है एक अलग से विकसित हो जाती है, जो अपने आप में इम्पोर्टेंट है, अपने आप में जो है चालू है, जो डेवलप की बात कर लेते हैं। इसके थोड़ा सा आगे हम चलेंगे तो फिर जैसे हमारे पास है मेज, है ना। आगे देख लीजिए उदाहरण, एक उदाहरण जितना ज़्यादा करेंगे ना उतना आसान होगा समझना। मेज, कुर्सी, किताब, है ना। मेज, कुर्सी, किताब की हम बात कर लेते हैं, है ना। घड़ी की बात कर लेते हैं, घर की बात कर लेते हैं। ये सब क्या है भाई? जातिवाचक संज्ञा है। तो चीज़ों को एक बार समझिए। हमने क्या कहा? जो है आपका, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ये कह सकते हैं कि सबसे पहले हमने ये लिखा कि जो है जातिवाचक संज्ञा, कि जातिवाचक संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध होता है। क्या भाई? संपूर्ण जाति का बोध होता है। और कैसे हम समझेंगे संपूर्ण जाति? तो यहाँ चर्चा कर लिया, आदमी, औरत, लड़का। इससे किसी का इंडिविजुअल तो पता नहीं चलता, किसी का व्यक्तिगत पता नहीं चलता। जब व्यक्तिगत पता नहीं चलेगा तो इसका मतलब कि एक अलग है। शिक्षक, लेखक, मंत्री, इसमें भी अगर होता गणित का शिक्षक, हिंदी का शिक्षक, मानविकी का शिक्षक, विज्ञान का शिक्षक, तो क्या हो जाता? व्यक्तिवाचक। लेकिन सिर्फ शिक्षक है, लेखक होता हिंदी का लेखक, अंग्रेजी का लेखक, जर्मन का लेखक, तो ये फिर हो जाता व्यक्तिवाचक। लेकिन सिर्फ लेखक है तो जातिवाचक। जैसे गाय हो गया, घोड़ा हो गया, तोता हो गया, मोर हो गया, ये भी क्या है भाई? जातिवाचक। इसके आगे जब हम चलते हैं तो मेज, कुर्सी, किताब, घड़ी, ये जो घर है, ये सब क्या है भाई? तो हम कहेंगे कि ये सारी चीज़ें जो है एक ही साथ है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में ये जो हमारा जो है संज्ञा की जो क्लास है, ये संज्ञा की पहली क्लास है। इस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा भाई? तो इस क्लास में हम लोगों ने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ा, है ना। और इसी क्लास में हम लोगों ने जातिवाचक संज्ञा पढ़ा। तो मैं आशा करता हूँ कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा आप सभी विद्यार्थियों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगली क्लासों में हम लोग दूसरा यानी कि द्रव्य और पदार्थवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा आप लोग रेस्ट कर लीजिए, लगातार पढ़िए और खूब मेहनत करिए और खूब अच्छा करिए प्रतिमान एकेडमी के साथ। नमस्कार।